आज की क्लास में मैं आपको एक न्यू टॉपिक कराने जा रही हूँ। मतलब ये टॉपिक जो है वो न्यू में भी न्यू टॉपिक है। बोलने का क्या मतलब है, ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन नेचर में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। आप आज की क्लास में सीखने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ठीक है, हनी बी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं और पहचानते भी है सारे बच्चे। हनी बी क्यों जाना जाता है, इसका यूज क्या है, ये किस लिए यूजफुल है? क्योंकि जो हनी बी है ये सबसे बड़ा एजेंट है पॉलिनेशन कराने के लिए। पॉलिनेशन कराने के लिए सबसे बड़ा एजेंट माना जाता है। मतलब मैं अबायोटिक को काउंट नहीं कर रही वहां पे, जब मैं आपको प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ा रही थी, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो जब आप उसमें बायोटिक फैक्टर्स देख रहे थे तो मैं सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात कर रही हूँ कि जब आप बायोटिक फैक्टर्स को देखना स्टार्ट करते हो उसमें सबसे बड़ा एजेंट है हनी बी जो है। और 80% के लमसम जो पॉलिनेशन है वो कराने का काम कौन करता है? ये हनी बी करता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है? उसका सबसे पहला रीजन, अभी तक आपने ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नेचर में नहीं देखा होगा जहां मेल के पास हैप्लॉइड यानी कि 16 क्रोमोसोम्स हैं और फीमेल के पास डिप्लॉइड यानी कि 2n क्रोमोसोम्स हैं। मतलब 16 को 2n बनाएंगे तो n इज इक्वल टू 16, देन 2n बिकम 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। ये 32 हो गया यहाँ पे। तो जब मेल को यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस करना होगा, जो यहाँ पे माइटोसिस लिखा है ना, तो बच्चों को मैं कहती हूँ कि जब यहाँ पे माइटोसिस मेंशन किया हुआ है तो याद से जब कॉपी में समझने के बाद आप नोटवर्क करेंगे तो एक काम जरूर करेंगे, माइटोसिस के विद इन ब्रैकेट यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो भी लिख लेंगे। रीजन क्या है सबसे बड़ा यहाँ पे, कभी भी नेचर में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आप माइटोटिक डिवीजन सुनते ही नहीं है। अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसमें कौन सा सेल डिवीजन लगता है, तो क्या बोलेंगे? ह्यूमन में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसमें कौन सा सेल डिवीजन लगता है? माइटोसिस या मियोसिस? एक बार क्वेश्चन आंसर पूछो। कर। मैंने बोला, मैं देखिए फ्रेश पेज में यहाँ पे ले रही हूँ, मेरा क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन में कौन सा सेल डिवीजन होता है? मैं मियोसिस होता है। ठीक है, वेरी गुड, मियोसिस होता है। तो ये वेल नोन है कि ऐसे नॉर्मली कोई भी कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बस वहां पे क्या दिखना चाहिए आपको, आपको नजर ये आना चाहिए कि हमारे से क्या पूछा जा रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली बच्चे उसमें जो है वो आंसर करते हैं, जैसे आपने अभी बोला बिल्कुल सही। हम यहाँ पे इसको बोलेंगे कि मियोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। मैम क्योंकि जर्म लेकिन सेल्स में हमेशा मियोसिस होता हाँ, तो वो हैप्लॉइड हो जाते हैं जो हमने स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट करा था। लेकिन ये स्टोरी जो है ना ये पलट जाएगी यहाँ पे, इसको उल्टा करके अगर हम लिखें, अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस इन हनी बी, तब देखिए कैसे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ मियोसिस नहीं है, अब ये क्या है। हो ये जाएगा तो यहाँ पहले पे, से ही ये क्योंकि पहले से हैप्लॉइड है तो ये मियोसिस तो कर नहीं सकता। मियोसिस करने का फर्स्ट क्राइटेरिया आपने सीख रखा है, जो मैंने आपको चैप्टर 1 में मियोसाइट भी बताया था। तो मियोसिस होने का पहला क्राइटेरिया ये है कि उस सेल को कैसा होना पड़ेगा? डिप्लॉयड होना पड़ेगा। तो ऑब्वियस है कि जब ये पहले से ही क्या है, हैप्लॉइड है, तो इस बेचारे के पास माइटोसिस छोड़ के और कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। पहला जो यहाँ पे फैक्ट है मैं ये बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ। अगर आपसे कुछ नहीं लिखा है, ह्यूमन नहीं लिखा है, हनी भी नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, आपसे सिर्फ क्वेश्चन बेसिक पूछा जाता है बायो के वर्ल्ड में कि नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इज इन्वॉल्व इन बस स्पर्मेटोजेनेसिस ओनली, इतना ही मेंशन करा हुआ है आपको और कुछ भी नहीं बताया गया, देन आंसर बिकम्स मियोसिस। क्योंकि हम एक्सेप्शन की बात यहाँ पे कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज जो पढ़ाई करते हैं तो कहीं पे कोई भी जर्म सेल बनता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। प्लांट में जब पॉलन ग्रेन्स भी बन रहे थे वहां भी मियोसिस देखा आपने, oogenesis हुआ वहां भी मियोसिस हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ वहां भी मियोसिस हुआ।
बट यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस नहीं होगा, यहाँ माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस होगा। ठीक है, तो एक मैं ये आपको समझा रही थी इतने देर से कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि मेल जो है इसके पास सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स हैं, ओनली 16 क्रोमोसोम्स। 16 में भी अब ऐसा भी नहीं है कि 2n है तो हम ऐसा बोल दें कि 8 इंटू 2 है, नहीं। ये 16 कैसा है? हैप्लॉइड है। जिन बच्चों को हैप्लॉइड का मतलब नहीं समझ आ रहा, मतलब ये है कि अगर ऐसे ऐसे करके 16 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं तो इनका कोई भी दूसरा पेयर अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है जिसके लिए हम लोग यहाँ पे हैप्लॉइड टर्म जो है वो यूज कर रहे हैं, पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि हैप्लॉइड तो ये कैरी कर रहा है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब फीमेल की यहाँ पे बारी आती है तो फीमेल के बारे में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो मियोटिक डिवीजन होगा, तो इसमें जो मियोटिक डिवीजन क्यों होगा? मियोटिक डिवीजन अगर कोई आपसे पूछ ले, बिकॉज इट मैम कंटेन्स, डिप्लॉयड है तो। हाँ ये डिप्लॉयड है, 2n है, तो इसमें मियोसिस आराम से हो सकता है। ऐसा तो कभी आपने सुना ही नहीं नेचर में, मैंने किसी के भी सेक्स डिटर्मिनेशन में ऐसी बात आपको बताई ही नहीं जहां पे आप सीखिए कि अगर मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो माइटोसिस होगा, अगर फीमेल में वही गेमेटोजेनेसिस होगा तो मियोसिस होगा। तो यहाँ पे स्टोरी क्या हो गई? एग्जैक्टली ऑपोजिट। और उसमें आपको देखने को मिला कि माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल हनी। कई बार मैंने रिपीट कर दिया, आपको याद भी हो गया। ठीक है, अब फीमेल ने जब मियोसिस करा तो मियोसिस जाना जाता है हैप्लॉइड सेल्स बनाने के लिए। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी इसने क्या किया? हैप्लॉइड सेल बनाया, यहाँ भी बनाया। अब एक जो है, इसने जो सेल बनाया, उस सेल ने खुद खुद को ग्रो करके यहाँ पे क्या बनाया? मेल हनी बी को प्रोड्यूस किया। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन जहां पे लिखा है, एक वर्ड बताएंगे मुझे उसके लिए फटाफट, कोई भी स्टूडेंट। मैं क्या लिख सकती हूँ इसके लिए? वर्ड और टर्म आंसर करेंगे। जो यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन लिखा है, मैं क्या लिखूं उसके लिए? उसके लिए पार्थेनोजेनेसिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, मैम अब वो तो ये जो प्लांट है। पार्थेनोकार्पी होता है, अगर डेवलपमेंट ऑफ एनी फ्रूट, ये देखिए बच्चों में बहुत बड़ा डाउट है, मैं एक रफ पेज ले रही हूँ, इसके बाद से कभी कंफ्यूज नहीं होना। शायद ये मैंने जब पार्थेनोकार्पी समझाया था उस वक्त भी मैंने आपको एक बात बताई थी, यही सेम टू सेम। तो जब आपको कोई बोले पार्थेनोकार्पी, PARTHENO, यहाँ तक दोनों में है पार्थेनो, यहाँ पे कार्पी हो जाएगा। ठीक है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, फंजाई को याद करके देखिए। फंजाई में बेसिडियो कार्प, एस्को कार्प, बोलने का ये मतलब है कि जहां जहां पे कार्प वर्ड इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में आएगा, दैट रिप्रेजेंट्स फ्रूट। चाहे हम फ्रूटिंग बॉडी बोले, चाहे हम फ्रूट का डेवलपमेंट बोले, चाहे हम फ्रूट का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के बोले, हम हमेशा वहां पे क्या करते हैं? कार्प टर्म का यूज करते हैं। तो पार्थेनोकार्पी अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो पार्थेनोकार्पी में आपको मेंशन करना है डेवलपमेंट ऑफ एनी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। हाँ याद आया इस पे। एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था, एक डाउट पूछा था अपना, प्रथमा ने पूछा था, याद आया मुझे। हाँ, जो मैंने एक्सप्लेन करा था, डेवलपमेंट ऑफ एनी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो उसने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको पार्थेनोकार्पी इंड्यूस कराना हो तो कौन से फ्रूट्स को सिलेक्ट करेंगे, तो हमने डिस्कशन करा था कि हम ऐसे फ्रूट्स को सिलेक्ट करेंगे जो हमें पसंद तो है लेकिन हम उसमें बहुत ज्यादा सीड्स होने की वजह से खाने को अवॉइड करते हैं, अगर नहीं होता तो हम और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उसको यूज करते हैं, जैसे वाटरमेलन है, ऑरेंजेस है, ये सारे हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ एनी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई आपको बोले, दैट्स पार्थेनोकार्पी। वो क्या हो गया? आपका पार्थेनोकार्पी हो गया। लेकिन अब समझेंगे ध्यान से, ये जो पार्थेनोकार्पी है, इसमें आप क्या करेंगे? अगर इसको देखेंगे ध्यान से तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए पार्थेनोकार्पी जो था उसको मैंने पेस्ट करा। अब यहाँ पे पार्थेनो ठीक है, कार्पी को हटा देना है। अगर कई बार ना बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, आपका भी यही सेम क्वेश्चन होगा,
बच्चे कहते हैं मैम हम ना पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक बात बता दी कि कार्प वर्ड जैसे ही देखेंगे वैसे ही फ्रूट समझ जाएंगे, फ्रूट एनिमल वर्ल्ड में आएगा नहीं, ठीक है। तो कार्पी को मैंने यहाँ पे हटा दिया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जेनेसिस कर दिया। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन और सिंथेसिस, पता है आपको। अब मैंने यहाँ करा था ना डेवलपमेंट ऑफ एनी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, अब इसको मैं क्या कर दूंगी, अब यहाँ पे भी मैंने सेम कॉपी पेस्ट का काम करा। अब क्या चेंज करना है डेवलपमेंट आपको, ऑफ एनी गैमेट होगा वो। हाँ, एनी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म ही पूरा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। गैमेट तो खैर बहुत बात की बात है, डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हो जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फर्क क्या है यहाँ पे, वहां पे वो हाईलाइटेड है तो उस फ्रूट को भी हम लोग कैप्स लॉक में लिख देते हैं। तो ये दोनों में क्या है, कीवर्ड का डिफरेंस है। पार्थेनोकार्पी डेवलपमेंट ऑफ एनी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड पार्थेनोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। जिसका क्लासिक एग्जांपल जो है, आप पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया। यस मैम। जिसका एक क्लासिक एग्जांपल जो है, सुपर एग्जांपल हम लोग इस पेज पे पढ़ रहे हैं। ये जो पार्थिनो, आज के बाद से नहीं कंफ्यूज करेंगे ना दोनों में, पार्थिनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी में। क्लियर है? यस क्लियर है मैम। बिल्कुल। हाँ, कंफ्यूज नहीं करेंगे दोनों में, ठीक है। तो ये जो पार्थेनोजेनेसिस है, इसका सबसे अच्छा और बेस्ट एग्जांपल जो है ये मेल हनी बी। फीमेल हनी बी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। मेल हनी बी मतलब हनी बी आप लिख रहे हैं तो आपको हो सकता है कि मार्क्स ना भी मिले, अगर मिले भी तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो हाफ मिले, ठीक है, वो टीचर की मर्जी है। उसका मन करे तो वो क्रॉस भी कर सकते हैं, राइट है उनके पास, क्योंकि मेल हनी बी ही करता है। अब हनी बी में आप मेल बोलना चाह रहे हैं या फीमेल बोलना चाह रहे हैं तो नहीं समझ आएगा, तो क्रॉस भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसमें क्या करेंगे, हमेशा मेल हनी बी लिखेंगे, ठीक है। अब एक और चीज जो कि अभी तुरंत मैं इसके सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी के क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैं आपको अभी भी समझाऊंगी। देखिए यहाँ पे जब मेल फॉर्म हो रहा है और जब यहाँ पे फीमेल ये फॉर्म हो रही है, तो पार्थेनोजेनेसिस ने मेल को बनाया है, और जो यहाँ पे मेल फॉर्म हुआ है ना, ये मेल जो है, मेल की कैटेगरी में वर्कर्स और ड्रोन आते हैं। मतलब मेल जो है हम उसका नाम यहाँ पे क्या देंगे, हम उनको वर्कर या ड्रोन बोलते हैं। और फीमेल हनी बी जो है उसको क्वीन बोला जाता है, क्वीन हनी बी, ठीक है। तो ये टर्म आता है, देखने को मिलेगा आपको। तो ये पहला तो ये भी डिफरेंस हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि मेंशन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन फीमेल हनी बी, आंसर इज 32 क्रोमोसोम्स, because it contains diploid chromosomes. Diploid matlab two set of chromosome, two set of chromosome matlab 2n. Which type of cell division is involved in formation of ovum? यहाँ पे ये ovum बन रहा है जो fertilization में participate कर रहा है। Fertilization in ovum, the answer is meiosis. But which type of cell division is involved in formation of sperms in male honeybee? Then the answer becomes mitosis. What is the ploidy of male honeybee? It's 16, मतलब N हो गया ये, N means haploid. Then हम बात करते हैं which type of sex determination is observed in honeybee? The answer is haplodiploid. चाहे तो आप इसको haploid diploid भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में अगर हैप्लो डैश डिप्लॉयड, हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन, वो भी सही है। इस क्वेश्चन को उल्टा कर देंगे, which organism causes haplodiploid sex determination? Answer becomes honeybee, ठीक है। एंड व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब आज के बाद से जेनेसिस देख के कभी भी फ्रूट नहीं लिखेंगे उसमें। जेनेसिस का मतलब ठीक है फॉर्मेशन होता है, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस, कई टीचर्स भी इस पे डिस्प्यूट अराइज करते हैं, कहते हैं नहीं दोनों एक है। भाई कैसे एक हो सकता है? आप ऐसे नॉर्मली भी गूगल पे डालेंगे ना, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसमें साफ साफ आपको लिखा हुआ दिखेगा, पार्थेनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, व्हाइल पार्थेनोकार्पी इज द डेवलपमेंट ऑफ एनी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। बहुत बड़ा और बहुत ह्यूज डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये आपने देखा यहाँ पे। और फिर क्या हुआ, अब इसको मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जो भी मैं मार्क करूँ कुछ ज्यादा ही मार्क हो गया इसमें। अगर ये जो फीमेल है, तो फीमेल के बनने के लिए ना एक क्राइटेरिया, मेल तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, फीमेल ने जो वहां पे मियोसिस करा
जो सेल्स बने उसमें से एक सेल ने अपने आप को डेवलप करके मेल में कन्वर्ट करा दिया। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा मैम कैसे बन जाएगा, मैंने बोला तुम एक बात बताओ, तुम्हारी बॉडी कैसे बनी? बहुत देर सोचने के बाद उसने बोला जायगोट से बना। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। जायगोट के टाइम में क्या था, जायगोट के पास कितने सेल होते हैं? 1 2 3 4 मिलियन कितने सेल होते हैं? तो ऑब्वियस है आप आंसर देंगे जायगोट के पास 1 सेल होता है। जब आप 1 सेल से इतनी बड़ी ह्यूज मल्टी सेलर बॉडी बना सकते हैं तो ये क्यों नहीं बना सकता? तो यहाँ पे ये भी क्या होता है, डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ग्रो कर गया, मतलब जो सेल इसने बना के दिया उसको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या हो गया, वहीं से वो डिवीजन करके ग्रो करके ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे ये जो ओवम है, एक्चुअली इट्स ओवम, तो ऑब्वियस है हैप्लॉइड होगा। ये भी हैप्लॉइड, ये बेचारा तो हैप्लॉइड था और बन के भी हैप्लॉइड के फॉर्म में ही रेडी है। तो ये जो हैप्लॉइड यहाँ पे अवेलेबल है, अब ये दोनों रेडी है फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जब आप ये डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में, जब कभी भी आपसे पूछा जाए सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, तो वहां पे यहाँ फर्टिलाइजेशन जरूर मार्क कर लेंगे। फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन भी लिख सकते हैं। फ्यूजन तो खैर सर्वे सर्वा है, मतलब हर जगह आपको फ्यूजन मिलेगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन हर जगह नहीं मिलेगा। फर्टिलाइजेशन लिखने के पीछे एक क्राइटेरिया हिडन होता है, देयर शुड बी अ मेल गैमेट विच फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का होना मस्ट है। लेकिन अगर कोई आपको बोले कि डिफरेंट टाइप का जो स्ट्रेन है फंजाई का, उसके बीच में फ्यूजन हो गया, सेल के बीच में दोनों क्या हो गए, मर्ज हो गए, तब फ्यूजन, तब फर्टिलाइजेशन नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि वहां पे हमने मेल और फीमेल गेमेट की गारंटी नहीं ली है और हमें पता भी नहीं है और वहां पे बोला भी नहीं जा रहा है। तब आप क्या करेंगे, वहां पे फर्टिलाइजेशन टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब कभी भी आता है लिखने की तो बच्चे कहते हैं मैम फिर क्यों लिखा होता है? भाई ठीक है, फ्यूजन हो रहा है, लेकिन जब वहां पे गेमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम उसको फर्टिलाइजेशन का टर्म देते हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये रहा आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। पहले मुझे ये बताएंगे, इसमें से सारी चीजें क्लियर है सारे बच्चों को, समझ आया? यस मैम। यस मैम। है ना? अब देखिए इसको और क्रिस्टल क्लियर करते हैं। सिर्फ सोचने वाली बात ये है इतने छोटे से टॉपिक से, हाँ मैं आपको 10 क्वेश्चन इतने छोटे से टॉपिक से करा रही हूँ, लेकिन एकदम बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, आप एनसीईआरटी की बुक निकालेंगे फटाफट, जहां भी बैठे हैं, अगर आपके घर में कोई है उनको बोलेंगे एनसीईआरटी बुक देने, अगर आप देख रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं बैठे बैठे। ऐसे तो मैंने आपको हर क्लास में वार्निंग दे रखी है कि मेरी क्लास में विदाउट एनसीईआरटी बुक के नहीं बैठेंगे। ठीक है, अब उसमें जिस पेज पे ना छोटा सा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी बताया है, उस पेज पे जाएंगे, बताया हुआ एक पेज पे हाँ। चले गए सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी पे। ठीक है, जब सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी पे गए तो उसमें क्या है, एक पेज आपको मेंशन करा गया, बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास, अगर आपने किसी अपने ब्रदर सिस्टर की बुक ली होगी या फिर इधर उधर से ली होगी, हो सकता है किसी बच्चे के पास ऐसी बुक हो जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी नहीं मेंशन हो जेनेटिक्स चैप्टर में। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं मिल रहा हो? सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस के बाद सीधा म्यूटेशन बताया गया होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट है या सबकी बुक में है? पहले मुझे बताएंगे। यस मैम। कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसकी बुक में नहीं है? यस मैम। है ना? तो जिसके बुक में नहीं है ना, पीछे बुक के पीछे, सबसे पीछे, चैप्टर के पीछे नहीं, बच्चे चैप्टर के पीछे ढूंढना स्टार्ट करते हैं, वहां नहीं, बुक में सबसे पीछे चले जाइए जहां सप्लीमेंट्री मटेरियल एडेड है, वहां जाइए। अब उसमें देखिए इस जेनेटिक्स वाले 5th चैप्टर में अलग से बताया हुआ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, मिला? यस मैम, मिल गया। मिल गया ना? देखिए, तो अब देखिए, तो मैंने ये भी बता दिया कि जिन बच्चों की बुक में नहीं है उसमें सप्लीमेंट्री मटेरियल में मिलेगा। उसकी लास्ट लाइन देखेंगे, और जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, ये पहेली है इसको बूझो तो जाने, है ना? कितनी बढ़िया लाइन लिखी है कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको एक बात यहाँ पे समझने को मिलेगी
कि जो यहाँ पे आपके पास फॉर्म है सन, अगर आप कायदे से देखें तो जो पार्थेनोजेनेसिस से जो यहाँ पे मेल हनी भी फॉर्म होगा, समझिएगा ध्यान से, पार्थेनोजेनेसिस से जो मेल हनी भी फॉर्म होगा, क्या उसका फादर है? देखिए ध्यान से। नो मैम। नहीं ना, सोच के देखिए। फीमेल ने मियोसिस करा था, उसमें मेल का ही से तो एक, करना एक है ना पूरा। हाँ, तो ये क्या हुआ, इसका फादर नहीं है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, दे डोंट हैव फादर। ठीक है, अब एक और चीज देखेंगे, जब फादर नहीं है, ये तो खुद बन ही चुका है, ये क्या करेगा, बस स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा आगे के लिए। तो इसके पास क्या होगा, इसके पास सन भी नहीं होगा। तो एक स्टेटमेंट लिखा है वहां पे, दे डोंट हैव फादर एंड दस कांट हैव सन्स बट हैव अ ग्रैंडफादर। अब सोचिए एक चीज देखिए, ये रही इसकी मदर, फादर नहीं है, लेकिन फीमेल के बनने के लिए, अभी तो मैंने आपको बताया कि फीमेल के बनने के लिए मेल गैमेट क्राइटेरिया, लगेगा। हाँ, विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जब इसकी मदर का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो एक होगा मेल गेमेट और एक होगा फीमेल गेमेट आया होगा। तो मतलब हुआ ये बोलने का कि यहाँ जो ये हनी बी फॉर्म हुआ है, इसका ग्रैंडफादर है, लेकिन इस फीमेल के साथ कोई पार्टनर नहीं था जिसने इसको बनाया। तो फादर नहीं है बट ग्रैंडफादर है, सन नहीं है, लेकिन आगे जाके क्या होगा, ग्रैंडसन होगा। क्या होगा, ग्रैंडसन होगा। बात समझ आई? अब ये स्टेटमेंट समझ आया सबको? उसको अंडरलाइन कर लेंगे, दे डोंट हैव फादर एंड दस कांट हैव सन्स बट हैव अ ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन्स। ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत बढ़िया लाइन है। ठीक है, अब जाके क्या हुआ, आपका ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी है, वो पूरा कंप्लीट हो गया, बिल्कुल डन हो गया, क्रिस्टल क्लियर है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आगे जो क्वेश्चन है उसको फटाफट करते चलेंगे। ठीक है, सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी जो है उसको कर रहे हैं हम लोग। चलिए, टॉपिक ही है, मतलब आप यहाँ पे टॉपिक दे सकते हैं मात्र एक छोटे से टॉपिक पे, और इसमें से एक क्वेश्चन आपका नीट के एग्जाम में रखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ इसी से ही पूछा जाता है, क्यों वैसे भी बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, बस यही छोटा सा रीजन है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ठीक, एक ही टॉपिक है, और जिसमें से अभी देखिए फटाफट आप आंसर देंगे, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, इतनी बार मैंने रिपीट करी एक ही चीज। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे, मेंशन द टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, तब क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका, चाहे आप इसको बोलते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड, चाहे आप बोलिए हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे आप, देन लिखेंगे which organism possess haplodiploid sex determination। अब क्या हो जाएगा, हनी बी। नेक्स्ट, which type of cell division is involved in spermatogenesis in honey bee। अब क्या हो जाएगा आंसर, माइटोसिस। हाँ, माइटोसिस। आंसर माइटोसिस हो जाएगा।
चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं। हो गया? Yes, ma'am. चलिए mention the number of in female honeybee। अब क्या होगा? 32। 32। हाँ 32 हो जाएगा। सिर्फ मैं क्रोमोसोम नंबर पूछ रही हूँ, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ 32 मेंशन करना है। Then give the terms for male and female honeybee। इसको ऐसे करेंगे, जब एग्जाम में आएगा ना तो पहले लिख देंगे यहाँ पे मेल honeybee, फिर इसको कर देंगे नीचे मेल को यहाँ पे फीमेल कर दीजिए, सेम फॉर्मेट हो जाएगा। तो फीमेल honeybee, अब यहाँ पे डैश देंगे, और जो मेल honeybee है उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। ड्रोन्स अभी मैंने वर्कर को बोल दिया था इसके साथ, जबकि वर्कर और क्वींस क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्वीन का लिख लेते हैं, क्वींस एंड वर्कर्स। ये नेम भी याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे देखिए 6th क्वेश्चन। हनी बी poses a specific type of phenomena for formation of male फॉर्मेशन ऑफ मेल्स। क्या होगा आंसर इसका? नेम दैट फेनोमेना। Parthenogenesis। हाँ ठीक है, वेरी गुड। नेम दैट फेनोमेना। पार्थेनोजेनेसिस। चलिए अब इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट। Yes, ma'am। नेक्स्ट लिखिए। डिफाइन पार्थेनोजेनेसिस। अब याद हो गया होगा आपको। डेवलपमेंट ऑफ एनी organism
without fertilization is known as parthenogenesis. Next question. Give an example of parthenogenesis. पता है आंसर आपको? मेल हनी भी लिखना जरूरी है। Next, mention the ploidy of male honeybee. हैप्लॉइड होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपको पता है एज यूजुअल, क्योंकि पूरा टॉपिक समझ रखा है आपने। लास्ट क्वेश्चन कॉपी में खुद से जरूर करेंगे। रिप्रेजेंट एंड एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। अलग सा स्पेशल है ये। चलिए अब ठीक है, समझ आया सब कुछ? यस मैम। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक ये पेज मेरे ख्याल से रह गया होगा, क्योंकि वो मैंने अचानक से चेंज कर दिया था और मैंने बोला भी नहीं आपको स्क्रीनशॉट लेने को। इस पेज का जरूर ले लेंगे, तो फिर मस्ट है। मतलब लास्ट क्वेश्चन जो है ना, लास्ट क्वेश्चन का आंसर सेम ऐसे आपको जस्ट फोटोकॉपी आपको मेंशन करना है एग्जाम में, और ऐसे ही ये अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका समझा हुआ है, तो खुद से भी बनाना शुरू करेंगे तो यही सेम जो है वो कॉपी में आपके हाथ से प्रिंटेड होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया सबको? अब एक और चीज है, अब फिर बच्चों के पास दो तरह की बुक होगी आप में से। कुछ बच्चों के पास ऐसी बुक होगी जिसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस लिखा हुआ है, और कुछ बच्चों के पास ऐसी बुक होगी जिसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं है। यस और नो? देखिए एक बार ध्यान से। इस सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद कुछ बच्चों की बुक में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगा, कुछ बच्चों की बुक में नहीं होगा। देखिए ध्यान से। मैम वो सेक्स डिटर्मिनेशन के आगे है। हाँ, कुछ बच्चों की बुक में नहीं होगा। देखिए एक आध बच्चे ऐसे होंगे। ये टर्म है यस मैम, बुक के आगे है, सबके बुक में है। चलिए, है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होगा तो ठीक उसी तरीके से जैसे अभी आपने ढूंढा ना हनी बी वाला। कोई अगर ऐसा बच्चा है, कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जिनके बुक में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं लिखा हुआ है, लास्ट में सप्लीमेंट्री मटेरियल में जाके चेक करेंगे, वहां मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको समझाना स्टार्ट करती हूँ। इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ना हम लोग जो टर्म यूज कर रहे हैं पॉलीजेनिक, पॉली मतलब होता है मोर, तो यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को जब आप समझना शुरू करेंगे तो बहुत सारे जीन्स मिलके जब एक ही फीचर को एक्सप्रेस करने में लगे होते हैं, इस फेनोमेना को हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं हम लोग। तो ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है आपके पास, एक ये छोटा सा एग्जांपल है।
देखिए सबसे अच्छा किससे समझ आता है बच्चों को? हाइट से भी समझ आता है। अब एक चीज बताइए मुझे, अगर मैं आप में से सारे बच्चों से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इस पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना नंबर ऑफ स्किन टोन अवेलेबल होगा? स्किन टोन की बात कर रही हूँ मैं। टोटल स्किन टोन आप काउंट कर सकते हैं कि नो 1 मैम। 2 3 4? मतलब फेयर में भी कई तरह के फेयर होते हैं। अब डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं वो भी कई तरह का होता है। लेकिन भाई गुण तो एक ही है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा ट्रेट है, कितना जीन, अब जो बंदा डार्क कॉम्प्लेक्शन का है उसमें उस बंदे की बॉडी में भी एक ही जीन उसको एक्सप्रेस कर रहा होगा, और जिसका फेयर कॉम्प्लेक्शन है उसकी बॉडी में भी। तो इसमें फर्क क्या होता है, सो देखिए ध्यान से। अब जैसे अगर हम यहाँ पे इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, तो हाँ, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के डेफिनेशन में क्या आता है? द इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट governed by more than one genes। मतलब एक से ज्यादा जीन मिल तो रहे हैं वहां पे, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट के तौर पे क्या आता है? एक ही फीचर आता है आपके सामने। वो एक्सप्रेस एक ही फीचर को करेगा, एक से ज्यादा फीचर को नहीं करेगा। ठीक है, तो जब एक से ज्यादा फीचर को नहीं करेगा तो फिर क्या बात हुई यहाँ पे निकल के सामने आई? सो देखिए, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे मान रहे हैं कि 3 जीन मिलके यहाँ पे जो पर्सन है उसकी हाइट को एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे अगर कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, अगर ये किसी बंदे में अवेलेबल है तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर उसमें से फिर क्या हो गया, एक को आपने कर दिया, ये देखिए ये वाला केस, तो इसकी हाइट बहुत ज्यादा हो गई। लास्ट में एक छोटा सी आ गया तो इसकी हाइट थोड़ी और कम हो जाएगी। दोनों सी आ गया तो और कम हो जाएगी। जब एक बी कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी लगाया तो और कम होगी। जब कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी किया तो और कम हो गई। तो इस तरीके से करते करते जो है डॉर्फिज्म भी यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन डॉर्फिज्म में भी बहुत सारे क्राइटेरिया जो है वो अवेलेबल है। आप उसको टी प्लांट की तरह बांध के नहीं रख सकते। हाँ भाई, चाहे तो जो बंदे होंगे वो या तो टॉल होंगे या ड्वार्फ होंगे, वैसा कुछ ह्यूमन के केस में तो आपको देखने को मिलता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास बहुत सारी वैरायटीज जो है वो अवेलेबल है। और जो ये बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल है तो इसकी वजह से है क्योंकि है तो एक फीचर। यहाँ हम लोग सिर्फ हाइट को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? हाइट को। लेकिन यहाँ पे मेंडल साहब का हिसाब किताब नहीं चल रहा। हाँ भाई, एक ही जीन है, वही यहाँ पे क्या करेगा, इसको एक्सप्रेस करने का काम करेगा। बहुत सारे जीन हैं जो कि अपने जीनोटाइप के हिसाब से फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। तो अगर बिल्कुल साधारण सिंपल तरीके से इसको बताया जाए और समझाया जाए किसी को, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलने का साफ सीधा सा मतलब है द इनहेरिटेंस of a trait which is governed by more than one gene। ये यहाँ पे क्या है, कीवर्ड है आपका वन फीचर मोर जीन्स, वन फीचर मोर जीन्स, ऐसे शॉर्टकट में याद रखेंगे। ठीक है, तो जनरली 3 और मोर जीन्स आर इन्वॉल्व इन द इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट्स। और यहाँ पे आपके पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? अगर हम यहाँ पे बात करें, फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट, स्किन कलर, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। हाइट है, वेट है, स्किन कलर है। अब डायबिटीज की बात करें, डिसऑर्डर डिजीज के केस में भी आता है ये। अब डायबिटीज के बारे में बात करें तो डायबिटीज में ऐसा नहीं है कि अगर 110 से ऊपर जाने पे शुगर है तो हर एक पर्सन का दुनिया में ढूंढेंगे तो 150 होगा तभी हम उसको डायबिटिक बोलेंगे, 200 होगा तभी हम।
किसी का 150 हो सकता है, 160 हो सकता है, 163 हो सकता है, 174 हो सकता है, 200 हो, कुछ भी हो सकता है। बहुत ज्यादा सीवियर केस है 300 क्रॉस हो सकता है, हमेशा 394 हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, बहुत सारी वैरायटीज जो है वहां पे आपको देखने को मिलती है। तो ये क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, हम क्या याद रखें? जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो ऑब्वियस है कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं कि समाज सेवा करने के लिए बायो पढ़ रहे हैं। ऑब्वियस है कि आपको याद रखना है एग्जाम तक इसको, क्योंकि वैसे भी मेडिकल कॉलेजेस में जाने के बाद आपकी जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन होगी उसी फील्ड में आपको डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, शुरू के टाइम में तो आपको पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो पढ़ाया जाएगा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ये एक ऐसा इनहेरिटेंस है जहां पे एक गुण, एक फीचर, एक ट्रेट एक से ज्यादा जीन्स के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। पहला। आपका हाइट है, वेट है, स्किन कलर है, इसमें से कुछ एक भी लिखा हो सकता है, तीनों भी लिखा सकता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगर उल्टा कर दे, क्वेश्चन को उल्टा करने पे क्वेश्चन बनता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? आपको लिखा रहेगा कि हाइट ऑफ पी प्लांट, कलर ऑफ फ्लावर ऑफ पी प्लांट, या फिर आपको लिखा रहेगा कि हेयर एंड आई कलर ऑफ ह्यूमन, हाइट ऑफ ह्यूमन, वेट ऑफ ह्यूमन। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हाइट, वेट, कलर वगैरह जो है, और एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा जिसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको एक साथ एग्रीगेट करके लिखा रहेगा, तो उस ऑप्शन को टिक कर दिया जाता है। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। यस। अब एक टॉपिक होगा आपके पास, देखिए प्लियोट्रोपिज्म होगा, प्लियोट्रोपी। यस मैम, उसके बाद ही है। हाँ, प्लियोट्रोपी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एक बात बोलूं, पहले मैं टर्म लिखती हूँ यहाँ पे। PLEIO TROPY, प्लियोट्रोपी। ये रहा प्लियोट्रोपी। सवाल ये उठता है इसका क्या करना है? तो जब एक जीन तो है, द जीन इज सिंगल, बट दैट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ मोर इफेक्ट्स। वो बेचारे को अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग कंडीशन जब मिलेगा तो अलग अलग तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का काम करेगा। इसको लोग प्लियोट्रोपी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद मैं तुरंत समझाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। तो बच्चों को मैं कहती हूँ कि ऐसा भी समझ सकते हो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मोर जीन्स वन फीचर, यहाँ पे वन जीन मोर फीचर्स, वन जीन मोर इफेक्ट्स। तो ये जो है उसके अपोजिट तरीके से ये चलता है, ये भी बोलना सही है। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप लिखेंगे प्रोडक्शन बाय अ सिंगल जीन of two or more apparently unrelated। अनरिलेटेड क्यों लिख रही हूँ मैं, रीजन बताती हूँ इसका। क्या याद रखना है? सिंगल जीन मोर फीचर, सिंगल जीन मोर एक्सप्रेशन, सिंगल जीन मोर इफेक्ट्स। आपको जो अच्छा लग रहा है उसको याद रखिए। ठीक है, मतलब वही रहना है, मतलब नहीं बदल जाना है। अब देखिए मैं आपको किसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल
फिनाइल कीटोन्यूरिया एक डिसऑर्डर है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये मैं समझाने जा रही हूँ आपको। मैं नेक्स्ट पेज लूंगी, आपने ऐसा लिख लिया होगा, चाहे तो इस पेज का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यस मैम। देखिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में हम लोग बात, शॉर्ट में इसको पीकेयू भी बोला जाता है, इसको शॉर्ट में। पीकेयू। आपको पता है और आगे आप पढ़ेंगे भी, जब मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगी ना, जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सीखेंगे, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा। मैम इसका नाम थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड है किसका? मैम, ये वाला डिजीज का नाम। नहीं, केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं। देखिए क्या मतलब है, सिंपल सी बात क्या होती है, केमिस्ट्री नहीं, ट्रूली बायोलॉजी है। देखिए, पहले मैं एक बात बताती हूँ। मैम नाम थोड़ा सबसे सा रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है? मैम फिनाइल दिया है और कीटोन भी है उसमें। उसमें देखिए केमिस्ट्री का कुछ नहीं है, सब बायो में, लेकिन सब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कैरी करता है, तो जिसकी वजह से वो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। देखिए, चैप्टर 6 में मैं आपको ये कोडोन चार्ट बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी है, सुपर इजी है। मैं अगर ये बोलूं कि इसको आपको, जैसे डायहेड्रल क्रॉस कैसे 1 मिनट लगा आपको बनाने में, सीखने के बाद, ठीक उसी तरीके से इसको सीखने के बाद आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा इसको बनाने में। अगले चैप्टर में आपको सिखाऊंगी, खैर वो बात हम नहीं कर रहे। बात यहाँ पे ये है कि ये जो एमिनो एसिड के टाइप है, अगर आप गिनना स्टार्ट करेंगे, फिनाइल अलानिन, ल्यूसीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मेथियोनिन, वैलिन, सेरिन, प्रोलिन, जो भी है, ठीक है, तो ये टोटल 20 टाइप्स के हैं। कितने हैं ये? 20 तरह के हैं, 20 टाइप्स के हैं। अभी फिलहाल मैं स्टोरी क्या सिखाने वाली हूँ आपको, हमारी बॉडी में नॉर्मली इस फिनाइल अलानिन का इस टायरोसिन में कन्वर्ट होना बहुत ही जरूरी है। फिनाइल अलानिन का किस में कन्वर्ट होना जरूरी है? टायरोसिन में। किस में कन्वर्ट होना जरूरी है? टायरोसिन में, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी के इम्यून सिस्टम में मेंटेनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जब फिनाइल अलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये फिनाइल अलानिन, अब ये कोडोन चार्ट था, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये बात समझ आए कि हम कहाँ से उठा के ये नाम लेके आ रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, ये नेचर के अमीनो एसिड्स हैं। तो हमारी बॉडी में नॉर्मली जो मैंने आपको स्टोरी बताई वही मैं लिख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा फिनाइल अलानिन, तो अमीनो एसिड का नाम है फिनाइल अलानिन। इस फिनाइल अलानिन को होना चाहिए, किस में कन्वर्ट होना चाहिए? तो टायरोसिन में होना चाहिए। मैंने लिख दिया है, फिनाइल अलानिन को कन्वर्ट होना चाहिए टायरोसिन में, ठीक है। तो जब टायरोसिन में इसको कन्वर्ट होना चाहिए, तो ऑब्वियस है कि इसके लिए कोई एंजाइम लगता होगा। तो जो एंजाइम है उसका नाम मैं बच्चों को बोलती हूँ कि ऐसे याद रखो, फिनाइल अलानिन जो है ना, ये देखिए, अगर और आसान तरीके से याद करना है तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। फिनाइल अलानिन एज इट इज आपको लिखना है, और फिनाइल अलानिन लिखने के बाद इसमें हाइड्रोक्सीलेज लगा देना है आपको। फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सीलेज बोलने का ये मतलब हुआ कि ये जो आपके पास एमिनो एसिड है, एक्चुअली इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ फिनाइल अलानिन इनटू टायरोसिन। लेकिन जब फिनाइल अलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा है, तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक एरर होता है उस जीन में,
तो जब एरर होगा तो रिजल्ट के तौर पे आपको क्या देखने को मिलता है कि ये जो फिनाइल अलानीन है इसको होना तो चाहिए टायरोसिन में कन्वर्ट, लेकिन टायरोसिन में कन्वर्ट होने की बजाय ये कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में। फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको पायरुवेट भी कहते हैं, फिनाइल पायरुवेट भी कहते हैं। फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप बोलेंगे भाई कन्वर्ट हो रहा है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे कब पेस्ट करेंगे तो लिखना है हमें ड्यू टू लैक ऑफ, ड्यू टू लैक, कहाँ चला जाता है ये, कभी कभी अपनी मर्जी से काम करता है। ड्यू टू लैक ऑफ एन एंजाइम, नाम पता है आपको? मैंने क्या किया, नाम यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने ऊपर से उठाया था, यहाँ पेस्ट कर दिया ताकि आपको समझ आए कि मैं कुछ अलग से नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो इसका हमने क्या किया, यहाँ पे नाम लिख दिया ड्यू टू लैक ऑफ एन एंजाइम फेनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज। मतलब ये जो है एंजाइम यहाँ पे मिसिंग है। तो जब ये मिसिंग हो गया यहाँ पे तो बन गया ये फिनाइल पायरुविक एसिड। आपको कहानी आ गई समझ में, स्टोरी इतनी ही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बोला कि जो फिनाइल अलानिन है वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, टायरोसिन में, लेकिन टायरोसिन में कन्वर्ट होने की बजाय वो कन्वर्ट हो रहा है फिनाइल पायरुविक एसिड में। फिनाइल पायरुविक एसिड में जब कन्वर्ट हो रहा है तो उसका बहुत सारा बैड इफेक्ट जो है आपकी बॉडी पे देखने को मिलता है। आपकी नहीं, मतलब जिसको फिनाइल कीटोन्यूरिया हो रखा है। अब होगा क्या कि ये फिनाइल पायरुविक एसिड और इसका जो डेरिवेटिव्स है ना वो ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा। एक्यूमुलेशन मतलब होता है इकट्ठा होना, धीरे 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 किसी चीज का एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना। तो एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी। और क्योंकि किडनी जो है वो कहता है भाई मुझे तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, मेरे तो तुम समझ में नहीं आ रहे। किडनी किसको बोल रहा है, फिनाइल पायरुविक एसिड को बोल रहा है। तो जिसकी वजह से ये यूरिन से क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, इसका एक्सक्रीशन यूरिन से होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इतनी सी बात है। और ये जो अभी आपने पढ़ा है ये पूरा डिसऑर्डर, जो ये पूरा चार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वही जो आपने अभी भी सीखा ना, पीकेयू। पहले मैंने इसको डाला था ब्रैकेट में, अब मैं फिनाइल कीटोन्यूरिया को डाल दूंगी। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। पहले समझ आया या नहीं आया, पहले इतना इतना बताएंगे मुझे। समझ आया सबको? समझ आ गया? हाँ समझ आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जाम में ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे आसान सिंपलेस्ट तरीका है। मतलब आप स्टोरी लिखने से बच गए, आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। फिनाइल अलानिन इज कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन, इट्स required for maintenance of metabolism of our body, but in the absence of the enzyme phenylalanine hydroxylase, the phenylalanine is converted into phenyl pyruvic acid, which is responsible for mental retardation। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेंटल रिटार्डेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो मेंटल रिटार्डेशन के लिए जब रिस्पॉन्सिबल है तो उसके साथ साथ ये क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन। बस ये मैं लिख दूंगी, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देती हूँ। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ these phenyl pyruvic acid in brain leads to mental
रिटार्डेशन, पहली बात। दूसरी बात, ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी, it is excreted through urine। बस हो गया, इतनी सी बात। ग्रोथ भी बहुत स्लो होगा, ग्रोथ भी बहुत ज्यादा स्लो होगा। नर्वस सिस्टम जो है वो भी मतलब प्रॉपर जैसे फंक्शन में होना चाहिए वैसे नहीं होगा, उतना अच्छा काम नहीं करेगा। साइकोमोटर मैकेनिज्म जो है, तो ऑब्वियस है क्योंकि पहले ही आपने यहाँ पे बोल रखा है कि क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा। तो मेंटल रिटार्डेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। फेस में भी कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, फेशियल डिस्टॉर्शंस वगैरह भी होगा उसमें, ठीक है। और जैसे कोई स्पीच बोलना चाह रहा है जिसको फिनाइलकेटोन्यूरिया हो रखा है, तो काफी वो डिलेड बोलेगा, बहुत धीरे धीरे। उसका जो मतलब जैसा पॉज होना चाहिए, जैसी उसकी टाइमिंग होनी चाहिए, वैसे उस तरीके से नहीं बोलेगा। डॉर्फिज्म को भी लीड करे, बहुत सारे इसके सिम्टम्स है। ये तो हमने बेसिक बात करी है जो एनसीईआरटी में जो आपको बताया गया, बस हमने उतनी बात करी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी बहुत सारे मैम इसके इसका फीचर। क्योर नहीं, क्या मैम इसका क्योर नहीं। क्या नहीं है? क्योर नहीं। ये जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी ना, एक चीज देखिए, अभी आपने प्लियोट्रॉपिज्म पढ़ा ना, प्लियोट्रॉपिज्म पढ़ने के बाद एक काम कीजिए, इसको पेजेस और एनसीईआरटी के टर्न कीजिए। देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के ऊपर मेंडेलियन डिसऑर्डर में सिकल सेल एनीमिया के बाद पढ़ाया गया होगा इसको। चेक कीजिए अपनी किताब में, टर्न कीजिए। यस मैम। मिला मिला सबको? हाँ मैम। मैंने आपका 2 पैरा कवर किया। ये तो आगे आता तो मैं उस वक्त भी बोलती आपको, अभी भी मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। मैंने अभी आपकी एनसीईआरटी बुक का 2 पैरा कवर करा। फिनाइल कीटोन्यूरिया 2 बार बताया गया है। 2 बार बताने का रीजन क्या है? पहली बार तब बताया गया जब ये आपको पढ़ना था प्लियोट्रोपिज्म के एग्जाम्पल में। दूसरी बार आपको इसकी पढ़ाई तब करनी है जब आप किसके अंदर पढ़ेंगे इसको, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर जब आप इसकी पढ़ाई करेंगे तब ये आएगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो इनबॉर्न कोई बच्चा बाय बर्थ लेके आया है ना, उसका करेक्शन नहीं है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। अब एक क्वेश्चन जो है कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम जब इसका क्योर नहीं है, इसमें बच्चे की कोई गलती तो है नहीं, तो फिर उसको जिंदगी भर क्यों भुगतना पड़ेगा? तो इसी चीज के लिए एमनियोसेंटेसिस जो है वो आया था। एमनियोसेंटेसिस जब मैं आपको पढ़ा रही थी ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तो एमनियोसेंटेसिस में मैंने आपको एक बात बताई थी ये, कि एक्चुअली एमनियोसेंटेसिस is the technique for analysis of chromosomal pattern or karyotype of developing fetus। यही पढ़ा था आपने कि जो फीटस डेवलप हो रहा है उसके कैरियोटाइप को हम क्या करना चाहते हैं, वहां पे पता लगाना चाहते हैं कि उसका कैरियोटाइप कैसा है, किस तरीके का है, कहाँ पे कौन सा क्रोमोसोम किस तरीके से अवेलेबल है, कहीं कोई एरर तो नहीं है। अब जैसे आगे अभी मैं आपको, अभी तो नहीं फिलहाल, अभी हम लोग 2-3 और टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद आपको पढ़ने को क्या मिलेगा, देन आपके पास आएगा क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी, जैसे आप आगे पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, जैसे एज फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि फीटल डेवलपमेंट के एज में अगर पता,
तो उस बच्चे को इस अर्थ पे आने से रोका जा सकता था। मतलब 3 मंथ के पहले तो वैसे भी अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे दिया कि इट्स एबनॉर्मल, तो गवर्नमेंट की तरफ से राइट है। वैसे भी इसमें बहुत सारे क्लॉज जो एडेड है, तो उसमें ये चीज भी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, क्योंकि आफ्टर बर्थ उसको हमेशा क्या करना है, पूरे टाइम डिपेंडेंट रहना पड़ता है दूसरे के ऊपर, इसकी वजह से। तो ये आपका क्या है, ये तो बस एक ट्रेलर मात्र है। फिनाइल कीटोन्यूरिया ऐसे ऐसे तो आपको 50 पढ़ना है, ठीक है। 50 आपको पढ़ना है ऐसे ऐसे, और जिसके ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे जाके जब आप पढ़ेंगे ना, तो जैसे आपको ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन तो आपको समझने के बाद अच्छा लग रहा होगा, उसी तरीके से ना इसके भी क्वेश्चंस जब आप आगे जाके सॉल्व करेंगे, वो भी अच्छा लगता है बच्चों को सॉल्व करने में, ठीक है। ये समझ आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यस मैम। म्यूटेशन, सडन चेंज इन डीएनए। म्यूटेशन सुनते के साथ मतलब जब कभी भी ये टर्म आया ना, बच्चों को एक ही चीज सिखाई जाती है, सडन चेंज इन डीएनए। आरएनए में भी होता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चों के दिमाग में आता है, सडन चेंज इन डीएनए। तो जब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, म्यूटेशन के बारे में, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इसका रीजन ये है कि आपको पता है, जीनोटाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप। मतलब आपके बॉडी के अंदर जितने सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, और उन सारे फीचर्स में से आपको अगर एनालाइज करने को बोला जाए, तो हर एक फीचर के लिए कोई ना कोई जीन जो है वो जरूर रिस्पॉन्सिबल होगा। बोलने का ये मतलब है कि जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिख रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है, तो इसमें आपको बहुत सारे बेसिस दिख रहे हैं। अब इतना तो कम से कम याद होगा आपको कि जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा रही थी, तो आपने क्या सीखा था कि ये जो सडन चेंज इन डीएनए होना है, तो नाइट्रोजिनस बेसिस की जब बारी आती है, तो टी ऑलवेज पेयर्स विथ ए ऑलवेज पेयर्स विथ टी। तो एक ही स्ट्रैंड आपको मात्र यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये क्या है, इट्स ओरिजिनल सीक्वेंस। बट ओरिजिनल सीक्वेंस तो है, लेकिन यहाँ देखिए सी है और यहाँ देखिए जी है, लेकिन जहां पे टी होना चाहिए था, टी के बदले सी आ गया। तो जब डीएनए के एक पॉइंट मात्र में म्यूटेशन होता है ना, उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन कॉजिंग जो एजेंट्स होते हैं, उनको म्यूटाजेंस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। म्यूटाजेंस जो है वो क्या हो सकता है, एक्सरे की वजह से भी हो सकता है, किसी केमिकल की वजह से भी होता है। कुल मिला के क्या है कि डीएनए में कहीं ना कहीं कोई एरर जो है वो आना चाहिए। अगर एक चीज सपोज कीजिए, अगर हमने क्या किया, इसके बीच में सी ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, सी ऐड कर दिया, ऐड कराया हमने, तो हम उसको एडिशन बोलेंगे। अगर हमने क्या किया, जो ऐड करा था गलती से बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा हो जाए कि ये वाला टी जो है यहाँ से गायब हो जाए, जब टी गायब हो जाएगा तो फिर हम उसको डिलीशन बोलेंगे, ठीक है। इतनी छोटी सी बात है म्यूटेशन में। और क्योंकि इसका जो सुपर डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग चैप्टर 6 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सीखेंगे। तो ठीक है, ये छोटा सा एक टॉपिक था आपके पास, म्यूटेशन। समझ आया सबको? और जब ये पूरा का पूरा सपोज कीजिए कि ये 4 है, हमने 4 यहाँ से खिसका के गायब कर दिया, तो एक पूरा फ्रेम गायब हो गया ना, तो ये सब शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ। इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। समझ आया सबको? यस मैम। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यस मैम। समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. कोई डाउट नहीं आज की क्लास में? नो मैम। नो मैम।